हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत भाग एक। जिस तरह से हमने पारंपरिक स्रोतों को भाग एक और भाग दो में आराम से पढ़ लिया था, उसी तरह हम गैर पारंपरिक स्रोतों को भी भाग एक और भाग दो में पढ़ेंगे। और गैर पारंपरिक स्रोत को हम इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। पारंपरिक स्रोतों को क्या बोलते थे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और गैर पारंपरिक स्रोतों को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो आगे का भी समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। अब आप देखेंगे कि हर रोज हमारे पास में नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, तकनीकी प्रगति इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा की जो मांग है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। तकनीकी चीजें भी आखिर ऊर्जा से ही तो चलती हैं। तो तकनीकी प्रगति के साथ हमारी दिन ब दिन की ऊर्जा की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। हमें ऊर्जा के उपलब्ध या ज्ञात स्रोतों का अधिक कुशलता से उपयोग करना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे जो अभी उपलब्ध वाले स्रोत हैं जो हमारे पास में है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, ज्ञात स्रोत हैं। इनका जो उपयोग है वो बहुत ही ज्यादा कुशलता के साथ में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इनका उपयोग बहुत ज्यादा कुशलता है, यानी कि हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते, इसको बर्बाद नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत ज्यादा सोच समझ कर हमको उसका उपयोग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ऊर्जा के नए स्रोतों को देखने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है। मतलब हमको नए स्रोतों को देखने के लिए, नए स्रोतों की उपलब्धि लाने के लिए, उसको पता लगाने के लिए कि नए स्रोत क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से ऊर्जा आ सकती है, उसके लिए हमको प्रौद्योगिकी विकसित करना होगा। ठीक है, नए स्रोत से क्या होगा, हमारे जो पुराने पारंपरिक स्रोत है वो जल्दी खत्म नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गैर नवीकरणीय होते हैं, वो बार बार वापस से नवीकरण उनका नहीं हो सकता है। इसलिए नए ऊर्जा के स्रोतों को देखने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना आवश्यक है। इतना समझ में आ गया कि ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, किस तरह से ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि एक वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में क्या है मैं आराम से आपको समझाऊंगी, पर उससे पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं साथ में। चलो। तो हमको क्या समझ में आया इस वीडियो को देख के? हमने इस वीडियो में देखा कि हम सौर ऊर्जा किस तरह से उपलब्ध कर सकते हैं। सौर ऊर्जा क्या है? सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो विकिरणें हैं, जिसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं, उसका उपयोग कर हम किस तरह से विद्युत को पैदा कर सकते हैं। उसको पैदा करने के लिए फोटोवोल्टेइक सेल्स, जैसे पीवी सेल्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं जो कि हमारी जो सौर ऊर्जा है उसको वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, कैसे? हमारे अगर जो सेल है, उस सेल में जैसे ही हमारी सूरज की किरणें पड़ती है, वो सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वायर के द्वारा आगे बढ़ते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने की वजह से विद्युत पैदा हो जाता है। तो बस इतना बताए, इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन ये बस आपको बताने के लिए था कि किस तरह से सौर ऊर्जा से भी हमारी विद्युत हमारा उत्पन्न हो सकता है। और ये याद रखिए कि सौर ऊर्जा जो है वो कम से कम हमारे एक छोटे से घर में भी विद्युत दे सकता है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े फैक्ट्री में भी विद्युत दे सकता है। तो सौर ऊर्जा
कहीं पे भी हमारे विद्युत की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता है। उसके साथ साथ जो हमारी सौर ऊर्जा है वो नवकरणीय है, वो वापस उनका नवीकरण हो सकता है, गैर नवीकरणीय नहीं है, खत्म नहीं हो जाएंगी। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, उसके साथ साथ वो कोई भी प्रदूषण नहीं करती है। कोयला जलता है तो हल्का सा धुआं छोड़ता है, थोड़े अवशेष छोड़ता है, राख छोड़ता है ना, लेकिन हमारा जो सोलर एनर्जी है, जो हमारी सौर ऊर्जा है, वो बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, वो बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल प्रदूषण नहीं करती। समझ में आया इतना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया तो आगे है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में हमने अभी बात करी थी, उसके बारे में थोड़ी सी थियरी भी हम पढ़ लेते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने आपको बता दी। सौर ऊर्जा क्या है? सेल में जब हमारे उसकी सूरज की किरणें आती है तो तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन से विद्युत की जो हमारा संचालन है, विद्युत का संचालन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थियरी में हमारे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सूर्य वर्तमान दर पर लगभग 5 अरब वर्षों से भारी मात्रा में ऊर्जा विकिरण कर रहा है और लगभग 5 अरब वर्षों तक उस दर पर विकिरण जारी रखेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि 5 अरब वर्षों से हमारा सूर्य जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा विकीर्ण कर रहा है, मतलब ऊर्जा छोड़ रहा है, ऊर्जा दे रहा है हमको, और लगभग 5 अरब वर्षों तक, इसके बाद भी, आज के बाद भी 5 अरब वर्षों तक इसी दर पर, इसी मात्रा में वो विकिरण करेगा, ठीक है, रेडिएशन देगा, ऊर्जा देगा, ठीक है। तो क्या हम उस ऊर्जा को ऐसे ही जाने दें? नहीं। यदि हम उस सूर्य द्वारा विकिरित उस ऊर्जा का दोहन करते हैं तो हम इसे अपनी विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो यदि हम इस सूर्य द्वारा जो निकली हुई ऊर्जा है उसका दोहन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमको हर चीजों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है आजकल, है ना, तकनीकी चीजों के लिए तो हर चीजों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हम सौर ऊर्जा से, हम सूर्य के इस विकिरण से निकाल सकते हैं हमारे हमारे प्रतिदिन में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग होने वाली ऊर्जा। इतना समझ में आया? तो फिर ये देखिए नीचे आपको जो दिख रहा है ऐसे ब्लू कलर के ऐसे प्लेट्स दिख रहे हैं ना, ये है हमारे फोटोवोल्टेइक सेल, ये हमारे सेल, ये है हमारे सेल, ठीक है। यहाँ पर जब सूरज की किरण पड़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और विद्युत संचालित करता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? आगे है सौर कुकर यानी कि सोलर कुकर। तो हमारा खाना भी बन सकता है सूरज की किरण से। कैसे? हमारे पास में आजकल जो तकनीकी एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो गई है, तकनीकी डेवलपमेंट हो गई है इतनी ज्यादा, तो उस वजह से हमारे पास में एक सौर कुकर नाम की एक चीज है। तो वो क्या है? हमारे सूरज के रेडिएशन से, सूरज के किरणों से वो हमारा खाना पका सकती है। कैसे? देखते हैं। समान परिस्थितियों में एक सफेद या परावर्तक सतह की तुलना में एक काली सतह अधिक गर्मी अवशोषित करती है। तो इन्होंने क्या बोला? अगर हमारे पास में दो चीजें हैं, ठीक है, दो सतह हैं, एक हमारा सफेद है और दूसरा हमारा काला है, तो हमारी जो काली सतह है वो ज्यादा गर्मी को अवशोषित करती है, मतलब अब्सॉर्ब करती है, वो अपने पास ले लेती है। लेकिन सफेद वाला जो है वो उस ऊर्जा को अपने पास में नहीं लेता है, ठीक है, उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। लेकिन जो काली सतह है वो उस गर्मी को अवशोषित कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर इसी भौतिक गुण का उपयोग करते हैं। तो सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर जो है वो इसी भौतिक गुण का उपयोग करते हैं। उनको पता है कि सफेद वाला काली वाले की तुलना में कम गर्मी अवशोषित करता है और काला वाला जो सतह है, काली सतह है, वो अधिक गर्मी अवशोषित करता है। इसी भौतिक गुण का उपयोग कर सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर चलता है। वाटर हीटर मतलब जो पानी गर्म करे, ठीक है। कुछ सौर कुकर सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए दर्पण का उपयोग करके उच्च तापमान प्राप्त करते हैं। तो कुछ सौर कुकर क्या करते हैं, यहाँ पर आईना है मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं, अंदर की तरफ देखिए काला है क्योंकि यहाँ पर हमारी गर्मी ज्यादा अवशोषित होती है ना। तो हमारा जो आईना है वो क्या करता है, यहाँ पे सूर्य की किरण आती है, सूर्य की किरण यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पर आ जाती है आईने के वजह से, ठीक है। और आईना क्या है, सूर्य की किरण को परावर्तित करता है और ये परावर्तित होकर वहां पर आती है जहां पर खाना होता है। और ये सूर्य की किरणों में इतनी गर्मी होती है कि वो आसानी से खाने को गर्म कर देते हैं। समझ आया इतना? अब परावर्तन से किस तरह से हमारा सोलर कुकर चलता है, समझ में आया?
सोलर कुकर कांच की प्लेट से ढका होता है। तो सोलर कुकर जो है उसके ऊपर एक कांच की चादर चढ़ी हुई होती है। तो हमको जैसे चित्र में दिख रहा है ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ना। ये यहाँ पर आईना है, तो यहाँ से हमारे जो सूरज की किरणें हैं वो परावर्तित होकर यहाँ पर खाना रखा हुआ है और ये पूरा काला है अंदर। यहाँ पर खाना रखा हुआ है तो यहाँ पर आकर गिरती है किरणें, ठीक है। और ये जो हमारा खाना वाला एरिया है वो उसके ऊपर एक कांच की प्लेट चढ़ी हुई होती है, कांच की प्लेट चढ़ी हुई होती है। समझ आया, कांच की प्लेट से वो एक ढका हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं फिर, इनमें से कौन सा अधिक गर्म होगा। एक समान परिस्थिति में एक सफेद या परावर्तक सतह की तुलना में एक काली सतह अधिक गर्मी अवशोषित करती है। जैसे मैंने पहले बताया, वो लोग पूछ लेंगे कि आपके पास में एक सफेद सतह है और एक काली सतह है, और वो पूछ लेंगे दोनों में से कौन सा ज्यादा गर्म है। आपको तो पता है काला वाला गर्मी को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है ना, तो इसीलिए काला वाला ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। काला वाला ज्यादा गर्म होगा किसके मुकाबले, सफेद वाले के मुकाबले, ठीक है। तो इतना ही पूछा है, इन दोनों चीजों में कौन सा ज्यादा गर्म होगा और कौन सा कम गर्म होगा। तो ये इसमें ज्यादा काला है तो ये ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म, ठीक है। और ये सफेद है तो ये कम गर्म। समझ आया, समझ आ गया भाई, इजी था है ना, काला और सफेद का बस बताना था। अब हम सौर कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे या फिर सोलर सेल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि सेल होता है जो कि हमारी सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सौर सेल और ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। तो सौर सेल ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, ठीक है। तो एक सेल 0.5 से 1 वोल्ट तक का वोल्टेज विकसित कर सकता है, एक सोलर सेल, ठीक है। लेकिन सूर्य के संपर्क में आने पर लगभग 0.7 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। तो इन्होंने क्या बोला, एक सोलर सेल, एक सौर कोशिका, एक सौर कोशिका लगभग 0.5 से 1 वोल्ट तक का वोल्टेज दे सकती है, ये वोल्टेज है, ठीक है। और 0.7 वॉट तक का पावर या फिर बिजली पैदा कर सकती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि एक सौर कोशिका जो है वो 0.5 से 1 वोल्ट तक की वोल्टेज दे सकती है, विकसित कर सकती है, और उसके साथ साथ 0.7 वॉट की बिजली पैदा कर सकती है जैसे ही वो सूर्य के संपर्क में आए, ठीक है। सौर सेल पैनल क्या है, सौर सेल पैनल नामक व्यवस्था में बड़ी संख्या में सौर सेल संयुक्त होते हैं। अब आपने देखा कि एक सौर सेल 0.7 वॉट ही देते हैं, तो क्या करेंगे हम, बहुत सारे सौर सेल को साथ में रख देंगे, सौर कोशिकाओं को, ठीक है। इतने सारे सौर कोशिकाओं को साथ में रख दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो है, ये पूरा कहलाएगा हमारा सौर सेल पैनल। तो इसमें हमने क्या करा, सौर कोशिकाओं को लिया, सेल्स को लिया और हमने इनको संयुक्त कर दिया साथ में, इसको हम सोलर सेल या फिर सौर सेल पैनल बोलते हैं। समझ में आया। ये देखिए यहाँ पर, ये आपके पास में जो चित्र है उसमें जो घर के ऊपर लगा हुआ है वो सौर पैनल्स है, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो हैं वो अलग अलग सौर कोशिकाएं हैं। तो बहुत सारे कोशिकाओं को संयुक्त कर कर उन्होंने सौर पैनल्स बनाकर घर पे लगा दिया, और घर से ही वो अपनी ही ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, अपना ही विद्युत पैदा कर सकते हैं। समझ आया। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे है सौर सेल के फायदे और नुकसान। अभी सौर सेल, हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं, तो सौर सेल के भी होंगे बिल्कुल। तो देखते हैं क्या फायदे और क्या नुकसान है। पहला फायदा, ये तो फायदा है, ठीक है, फायदा, पहला फायदा, कोई हिलता हुआ भाग नहीं है, इसलिए हमें कम रख रखाव की आवश्यकता है। तो जैसे हमारा जो पवन ऊर्जा था उसके अंदर पवन चक्की जो थी वो बहुत हिलने वाली चीज थी, उसमें अधिक रख रखाव, उच्च रख रखाव की जरूरत थी, है ना। लेकिन इसमें कोई रख रखाव की जरूरत, कम रख रखाव की जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई हिलता हुआ भाग नहीं है। पवन चक्की में उसके फैन हिलता था, लेकिन इस सोलर सेल या फिर सौर सेल में कोई भी हिलता हुआ भाग नहीं है, तो इसको रख रखाव की तो कम आवश्यकता है। तो ये एक फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, ये भी फायदा है, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है,
उन्हें दूरस्थ और दुर्गम बस्तियों या बहुत कम बसे हुए क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, जहां बिजली पर पारेषण लाइन बिछाना महंगा हो सकता है। तो दूर कहीं किसी गांव में यदि बिजली नहीं है तो वहां पर दुर्गम बस्तियों में, जहां पर बहुत कम क्षेत्रों में लोग बसे हुए हैं, वहां पर हम इसको आसानी से स्थापित कर सकते हैं। जबकि बिजली पारेषण लाइन जो है उसको बिछाना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन हम कुछ अगर ये सोलर सेल ले आए, सौर सेल ले आए, तो वो वहां पर अपनी बिजली पैदा कर सकता है, पूरा का पूरा बस्ती अपने आप, सिर्फ हमारी सौर ऊर्जा के साथ में, हमारे सूरज के वजह से हम उनको विद्युत मिल सकता है। और बिजली पारेषण लाइन बिछाना महंगा हो जाता है, इसलिए ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये है नुकसान। दो फायदे पड़े हैं तो दो नुकसान भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना, पढ़ने पड़ेंगे ना यारो, है ना। तो अब नुकसान हो गया, तो पहला क्या है, सौर सेल बनाने के लिए विशेष ग्रेड सिलिकॉन की उपलब्धि सीमित है। तो हमको एक विशेष ग्रेड का सिलिकॉन की जरूरत है, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन की जरूरत है। इससे बनता है हमारा सौर सेल, ठीक है। और ये एक विशेष तरीके का होना चाहिए, एक विशेष ग्रेड का होना चाहिए। और उस विशेष ग्रेड का सिलिकॉन जो है उसकी उपलब्धता थोड़ी सीमित है, एक ये नुकसान है, ठीक है। दूसरा नुकसान क्या है, निर्माण की पूरी प्रक्रिया बहुत महंगी है और पैनल के सेल से परस्पर संबंध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चांदी इससे महंगा बनाती है। तो हमने पढ़ा था कि ऊपर हम सोलर सेल ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन पूरे सोलर पैनल को लगाने के लिए उसकी प्रक्रिया बहुत महंगी है। क्यों महंगी है, क्योंकि हमने अलग अलग सोलर सेल को साथ में जोड़ा है ना। अब इन सोलर सेल को जोड़ने के लिए चांदी का वायर की जरूरत है, ठीक है, चांदी का वायर लगता है यहाँ पर, ठीक है, चांदी के वायर की जरूरत है। और ये बनाता है हमारे पूरे सोलर पैनल को महंगा। तो हमारे निर्माण की पूरी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती है। इतना समझ में आया सौर सेल के फायदे और नुकसान क्या है। आगे उनके अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। सौर सेल के अनुप्रयोग क्या है, मार्स ऑर्बिटर्स जैसे कृत्रिम उपग्रह और सौर सेल का उपयोग ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में करता है। तो हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जो इंडिया का हमारा मंगलयान गया था, वो मंगलयान सौर सेल का उपयोग कर ही उसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत का रूप बना था। तो हमारे मार्स में अभी भी जो हमारा मंगलयान घूम रहा है, वो सौर सेल का उपयोग करके ही घूम रहा है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सौर सेल ही है, वो सूरज की किरणें ही है। तो उसका एक अनुप्रयोग समझ में आ गया। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, दूरस्थ स्थानों में रेडियो या वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम या टीवी रिले स्टेशन और सेल पैनलों का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल, कैलकुलेटर और कई खिलौनों में सोलर सेल लगे हुए हैं। तो दूरस्थ स्थान जो है, जहां दूर दूर के जो स्थान है, वहां पे रेडियो या वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम या टीवी रिले स्टेशन जो है, कि हमारे सारी चीजें हैं, रेडियो हो गया, वायरलेस ट्रांसमिशन, फोन हो गया, हमारा टीवी रिले स्टेशन हो गया कि वो लोग केबल में टीवी दिख पाए, उन सब में सौर सेल पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी ऊर्जा से दूर दूर के स्थानों तक भी ये सारी चीजें पहुंच पाए। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल है, आप देखते हैं हरी बत्ती, लाल बत्ती जो है, कैलकुलेटर जो है, कई खिलौने जो हैं, इन सब में भी हमारे सौर सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक और अनुप्रयोग समझ में आ गया। तीसरा अनुप्रयोग क्या है, सौर सेल पैनल विशेष रूप में डिजाइन की गई झुकी हुई छतों पर लगे होते हैं, ताकि उस पर अधिक सौर विकिरण पड़ पाए। तो एक विशेष रूप से डिजाइन की हुई छतें होती हैं सौर सेल पैनल लगाने के लिए। क्यों, ताकि उस पर सूरज की ज्यादा विकिरण पड़ पाए, ज्यादा रेडिएशन, सूरज की किरणें ज्यादा आ पाए उस सोलर सेल पैनल पर, सौर सेल पैनल पर। तो एक विशेष रूप में डिजाइन झुकी हुई छतें होती है उसके लिए। तो अनुप्रयोग में क्या है, पहला तो मंगलयान, हमारा मंगलयान ऊपर जो घूम रहा है वो सौर सेल की ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूरस्थ स्थानों में रेडियो, वायरलेस ट्रांसमिशन और टीवी रिले स्टेशन, हर जगह पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, सौर पैनल लगे हुए हैं। ट्रैफिक सिग्नल, कैलकुलेटर और कुछ खिलौनों में भी सोलर सेल लगे हुए हैं। उसके साथ में क्या है, सौर सेल पैनल विशेष रूप में डिजाइन किए गए हुए झुकी हुई छतों पर लगे हुए होते हैं, ताकि उन पर विकिरण ज्यादा पड़े। समझ आया इतना। तो ये देखिए, आपको ये जो दिख रहा है, ये है हमारा मंगलयान, ये है हमारा मंगलयान। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा सौर सेल पैनल, ठीक है। तो सौर सेल पैनल कैसे काम करता है, यहाँ पे यदि सूरज है तो उसकी विकिरण, सूरज है उसका जो विकिरण है वो यहाँ पर पड़ता है,
और ये ऊर्जा इसको देता है और इस वजह से हमारा जो मंगलयान है वो आगे की ओर इस तरफ बढ़ता है। समझ आया? आगे बढ़े फिर। आगे है हमारा ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी, या फिर जो ज्वार होते हैं हमारे, कम ज्वार और उच्च ज्वार जो होते हैं उनके वजह से जो ऊर्जा होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इसके ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में हम आगे थ्योरी में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ, चित्र समझा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उच्च ज्वार है और यहाँ पर कम ज्वार है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यदि इसको खोल दें तो ऊपर यदि हम देखिए, मानिए अगर यहाँ पर हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे दरवाजा रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर है नेक्स्ट उसका स्टेप। ठीक है, तो जैसे ही हम ये दरवाजा खोलेंगे ऊपर की जगह से नीचे की तरफ आएगा ना पानी, हर बार ऐसे ही तो आता है, ऊपर की ओर से नीचे की ओर पानी अपने आप आता है। तो क्या होता है, ऊपर उच्च ज्वार से पानी धीरे धीरे यहाँ से निकलने लग जाएगा, इस बंद को अगर हम खोल देंगे। और जैसे ही ये बंद खुलता है, यहाँ पे जो टरबाइन लगा हुआ है वो घूमने लग जाता है, क्योंकि जो हमारा पानी है वो उच्च ज्वार से नीचे वाले ज्वार की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। और टरबाइन जैसे ही घूमता है वैसे ही हमारी विद्युत उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी चीज है ना। उच्च ज्वार से नीचे वाले तक आता है, जैसे ही पानी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में, बहुत ज्यादा शक्ति के साथ में, तो उसके अंदर लगा हुआ टरबाइन जो है वो घूमने लग जाता है और टरबाइन घूमते घूमते विद्युत का संचालन या फिर विद्युत उत्पन्न करता है। समझ आ गया? थियरी पढ़ते हैं फिर। घूमती हुई पृथ्वी और मुख्य रूप में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्र में पानी का स्तर ऊपर नीचे जाता है, जिससे उच्च ज्वार और कम ज्वार होता है। तो हमारी पृथ्वी घूमती है, ये तो आपको पता है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है हमारा चंद्रमा। ठीक है, और ये चंद्रमा जो है इसके पास में भी एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, और इस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के वजह से समुद्र का पानी जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और उसी वजह से हमारे पास में उच्च ज्वार और कम ज्वार मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो उच्च ज्वार और कम ज्वार कैसे होता है? उच्च ज्वार को हम इंग्लिश में हाई टाइड बोलते हैं और कम ज्वार को हम लो टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा उच्च ज्वार और कम ज्वार जो है वो हमारे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है। ठीक है, समुद्र के स्तर में अंतर ज्वारीय ऊर्जा को जन्म देती है। तो समुद्र के स्तर में अंतर होता है। ठीक है, एक इस पार्ट में मान लीजिए यहाँ पर उच्च ज्वार है, ठीक है, और यहाँ पर कम ज्वार है। ठीक है, और इस अंतर के वजह से, इस स्तर के अंतर के वजह से ज्वारीय ऊर्जा का जन्म होता है। यहाँ पर आपको स्तरों का अंतर दिख रहा है, एक ऊंचा एक नीचा है, इस अंतर के वजह से ज्वारीय ऊर्जा जन्म लेती है। ठीक है, समुद्र के संकरे रास्ते पर बांध बनाकर, संकरे रास्ते मतलब पतली सी एक जगह, समुद्र जहां से खुलती है वहां पे एक पतली सी जगह पे बांध बना दे यदि हम, तो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर बांध हमने बना लिया, ठीक है, यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये बांध को खोलेंगे तो यहाँ से पानी बहुत तेजी से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर अगर हम एक टरबाइन लगा दे तो ये टरबाइन घूमना शुरू कर देगा और इस टरबाइन के घूमने से विद्युत मिल सकता है। ठीक है, बांध के उद्घाटन पर लगाई गई एक टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ आसानी से समझ में आ गया। तो बहुत ही इजी चीज है, ऊपर से नीचे पानी आता है, ऊपर से नीचे पानी बहुत तेज आता है, इस वजह से टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न होता है, बिजली का उत्पन्न होता है। समझ आ गया? आगे है अब तरंग ऊर्जा। हमने अभी किस किस बारे में पढ़ा? हमने सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब हम तरंग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, इसको वेव एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब समुद्र तरंग ऊर्जा से क्या लग रहा है आपको, किस वजह से होगा? तरंगों के वजह से। तो तरंगों के वजह से जो ऊर्जा होती है, तरंगों में जो गतिज ऊर्जा होती है, उस वजह से हम किस तरह से बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं उस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समुद्र के किनारे की विशाल लहरों की गतिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए ज्वारीय ऊर्जा के समान तरीके से फंसाया जा सकता है। तो हमारे जो विशाल लहरें होती है समुद्र के किनारे पर, उसमें बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, और इस गतिज ऊर्जा को हम बिजली उत्पन्न करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से ज्वारीय ऊर्जा का हमने इस्तेमाल करा। टरबाइन लगा दिया, ऊपर से नीचे जैसे फोर्स में पानी आया, बहुत ही शक्ति के साथ में पानी आया, तो टरबाइन घूमने लग गया और उसके साथ साथ बिजली उत्पन्न होने लग गई। ठीक है, तो लहरें समुद्र में चलने वाली तेज हवाओं से उत्पन्न होती है। लहरें क्यों उत्पन्न होती है, लहरें कैसे उत्पन्न होती है? समुद्र पे जो तेज हवाएं चलती हैं उस वजह से लहरें उत्पन्न होती है।
ठीक है। तरंग ऊर्जा तभी व्यवहार्य होगी जब तरंग बहुत ज्यादा प्रबल हो। एक प्रॉब्लम है तरंग ऊर्जा में, तरंग ऊर्जा तभी हमारा काम करेगी जब हमारी तरंगे जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, इतनी शक्तिशाली कि वो आसानी से टरबाइन, हमारे भारी टरबाइन को घुमा पाए। ठीक है। तो कभी कभी जब तरंगों का जो बल है वो कम होता है तो हमारी तरंग ऊर्जा काम नहीं करती। ठीक है। टरबाइन के रोटेशन और बिजली के उत्पादन के लिए तरंग ऊर्जा को फंसाने के लिए कई तरह के उपकरण विकसित किए गए हैं। तो टरबाइन जो है, टरबाइन का रोटेशन मतलब टरबाइन, ये टरबाइन है, टरबाइन घूमने लगता है, उस पर कोई भी फोर्स आता है, उस पर कोई भी ऊर्जा आती है तो टरबाइन के घूमने को हम टरबाइन का रोटेशन बोलते हैं। और इस टरबाइन के रोटेशन से बिजली उत्पन्न होती है। तो इस बिजली के उत्पादन के लिए तरंग ऊर्जा को फंसाने के लिए कई तरह के अभी उपकरण विकसित हो चुके हैं, ताकि जब तरंगों का जो बल है वो कम जब होता है तब भी हमारी बिजली उत्पन्न होती रहे, उसके लिए हमको तरंग ऊर्जा को फंसाना पड़ता है। ठीक है। उस टाइम के लिए जब तरंग प्रबल नहीं होते, जब तरंग प्रबल होते हैं तब तो तरंग ऊर्जा चलती ही है, लेकिन जब तरंग प्रबल नहीं होते तब तरंग ऊर्जा को फंसाने के लिए हमने कुछ उपकरण अभी विकसित कर लिए हैं। समझ आया? अब हम पढ़ेंगे महासागरीय तापीय ऊर्जा। इससे क्या लग रहा है, किस वजह से ऊर्जा उत्पन्न होगी? महासागर में जो थर्मल एनर्जी होती है, जो ताप होता है, ठीक है, तापीय ऊर्जा होती है, उस वजह से हम बिजली या फिर और भी कई चीजों के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी, महासागर में जो तापमान का अंतर होता है उस वजह से जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है। तो सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्रों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समुद्र की सतह और गहराई के बीच तापमान में अंतर का फायदा उठाया जाता है। तो महासागर तापीय ऊर्जा जो है उसमें संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसके जो संयंत्र है उसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समुद्र की जो सतह है, ये समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर इसका तल है, तो समुद्र की जो सतह है यहाँ पर कुछ और ताप होगा और यहाँ पर कुछ और तापमान होगा। तो इन दोनों तापमान में जो अंतर है, T2 और T1 में जो अंतर है, उस वजह से उस अंतर का फायदा उठाकर हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये संयंत्र तब काम कर सकते हैं जब सतह पर पानी और 2 किलोमीटर तक की गहराई पर पानी के बीच तापमान का अंतर 20 केल्विन या उससे अधिक हो। इस संयंत्र का काम तभी हो सकता है जब मान लीजिए ये सतह है, ठीक है, और इसके नीचे 2 किलोमीटर, ये मान लीजिए, ठीक है, 2 किलोमीटर नीचे, सतह के 2 किलोमीटर नीचे जो हमारा T3 तापमान है, इन दोनों का जो हमारा अंतर है T3 माइनस T1 वो ज्यादा होना चाहिए 20 केल्विन से, ठीक है, या फिर 20 केल्विन जितना होना चाहिए। तो T1 पर जो हमारा तापमान है उससे 20 केल्विन का अंतर होना चाहिए हमारे T3 तापमान का, या फिर 20 केल्विन से ज्यादा, तभी हमारा महासागरीय तापीय ऊर्जा काम करेगा। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा कैसे काम करता है? समुद्र की सतह और गहराई के बीच में जो तापमान का अंतर है उसका फायदा उठाकर, लेकिन 2 किलोमीटर सतह से 2 किलोमीटर अंदर की ओर यदि उधर उन दोनों का तापमान 20 केल्विन से ज्यादा नहीं है, उनका अंतर 20 केल्विन से ज्यादा नहीं है, तो ये संयंत्र काम नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा आपको सेशन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी चीजें थी, बहुत सरल चीजें थी, बस गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा, कुछ स्रोतों के बारे में पढ़ा, कुछ स्रोतों के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। जरूरी ये है कि आप रिवाइज करते रहिए और जब तक हम अगले सेशन में मिलेंगे, हम अगले भाग 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।